नमस्कार दोस्तों, आ चुकी है अमेरिका से बहुत बढ़िया खबर। इसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारी स्मॉल कैप में। और जो चाइना है वो ट्रेड वॉर जीत चुका है अमेरिका से। ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मॉल कैप से। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, क्योंकि इस समय पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है और इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। स्मॉल कैप एज ऑफ नाउ हमें 12% के डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और एक बहुत अच्छा रेजिलियंस हमारे स्मॉल कैप ने दिखा दिया है, जो कि है 16,000 वाला। मतलब यहाँ से जिस प्राइस पे इस समय पे मिल रहा है, अगर ये करीब करीब 1-1.5% के आसपास डाउन हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। धीरे धीरे करके मैंने भी पोजीशन बिल्ड कर दी है। आज से 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया। तो अमेजिंग सपोर्ट के आसपास आ रहा है। और यहां से भी अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर 11% दिखता है, अप साइड बेस्ट के सिनेरियो के अंदर 15% दिखता है। तो हमारा रिस्क प्लस जो रिवॉर्ड रेशियो है ये एक्चुअली 1:1 के रेशियो में है। काफ़ी अच्छा है, बेस्ट नहीं है, अच्छा है, क्योंकि यहां पर जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा होने की उम्मीद है। और क्यों यहां पे अब एक बहुत अच्छी न्यूज़ है स्मॉल कैप के लिए, वो आ रही है हमारी यूएस से। अगर हम यूएस की बात करें तो रिसेंटली अनाउंस हुआ जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा कट हो चुका है। मतलब इनिशियली 3.75 था, इस समय पे 3.50 के आसपास है। तो ये रेट कट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर यूएस के अंदर रेट कट हो रहा है मतलब क्या है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जॉब खराब हो जाएगी। अब जब यूएस की जॉब भी खराब हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो इंडिया का जो रुपया है वो स्ट्रांग होना चाहिए इन अ ट्रेडिशनल वे, राइट? क्योंकि हम हमेशा ग्रो करते हैं जब यूएस रेट कट करता है। हमारी आरबीआई ने भी रिसेंटली रेट कट करे। लेकिन यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये है कि हमारा जो रुपया है वो 90 रुपी क्रॉस कर चुका है, 19.55 के आसपास हो चुका है। नॉट श्योर 91 कब हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी स्टॉक मार्केट की बात करें, जहां पे स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया या मिड कैप कैटेगरी हो गई, इस सिचुएशन के अंदर जब तक हमारा जो रुपया है 90 के ऊपर रहता है और हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस रेट कट से एक्चुअली काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाली है। जैसे ऑटोमोबाइल हो गई, ऑटो एंसिलरी वाला सेक्टर हो गया, मतलब जो ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाते हैं वो वाली कंपनीज हो गई। इसी के साथ साथ जो हमारे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, जितने भी लोन से रिलेटेड हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। मेजर इशू किस पे आ रहा है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस पे। जिस भी बिजनेस में एक्सपोर्ट्स हैं वहां पे आपको एक मेजर हैम्पर देखने को मिलेगा। यही चीज हमारे बाजार के अंदर हो रही है। लेकिन ये जो रेट कट आया है फेडरल रिजर्व की साइड से, ये हमारे लिए काफी अच्छा है। इससे स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा हमारे रुपया को। लेकिन यहां पे मजेदार बात यह भी है कि जो ऑयल है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जिससे क्या हो रहा है, रुपया और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा ये जंग कौन जीतता है। लेकिन नेट नेट रेट कट इंडियन मार्केट के लिए अच्छा होता है। हो सकता है 2026 हमारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा लेकर के आए। सेकेंड हाफ ऑफ 2026 के अंदर हो सकता है लार्ज कैप भागना शुरू कर जाए, और उसी के साथ साथ जो स्मॉल कैप है वो भी उसका पेस पिक करे और ऊपर भाग सकते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये सही टाइम होने वाला है कि हमें धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड्स करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पैसा डालना चाहिए हमें, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार के अंदर एक नेगेटिव न्यूज और बाजार धड़ाम से नीचे आ जाता है, राइट? तो इस सिचुएशन में क्या करना है? एसआईपी नहीं रोकनी है, एसआईपी हमें करते रहनी चाहिए। और जैसे जैसे एसआईपी का अमाउंट बढ़े हमें बढ़ाते रहना चाहिए, जैसे जैसे मार्केट गिरती जाए। लार्ज कैप इस समय पे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो वहां तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप काफी अच्छी लेवल पे पोजीशन हो चुके हैं, जहां पे हमें डेफिनेटली पोजीशन बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं एक अमेजिंग चीज की, जो देख करके मैं सरप्राइज हो गया कि कैसे चाइना ने पिवट करा और डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ है उसको कितने प्यारे तरीके से यहां पे हटा दिया गया। अगर आप देखोगे तो जो चाइना है उसने स्ट्राइक बैक करा है। मतलब $1 ट्रिलियन के आसपास का सरप्लस इन्होंने ऑलरेडी बना लिया है 11 महीने के अंदर। मतलब ये माइलस्टोन अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और जिस हिसाब से इन्होंने इस एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है, भाई ये सिर्फ देखने वाली बात है। एज एन इंडियन मुझे चाइना कुछ खास पसंद नहीं है, ना कोई पाकिस्तान पसंद है। मुझे पसंद है कि भाई मेरा देश इस तरीके की बड़ी बड़ी हेडलाइंस को मेंशन करे और भाई हम काफी सारा पैसा बनाएं। लेकिन एग्जैक्टली यहां पे क्या हुआ इसको समझो। जब चाइना के पर एक मेजर टैरिफ आता हुआ दिखा यूएस की साइड से, तो चाइना ने बोला कोई बात नहीं,
आप आ जान दो, हम आपके टैरिफ को डील करेंगे। चुपचाप उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। इनिशियली उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए कि भाई आप मुझ पे लगा रहे हो, मैं आप पे लगाऊंगा, और ऐसे ऐसे करके टैरिफ काफ़ी ज़्यादा हाई बन गए। लेकिन उन्होंने एक गलती से ये चीज़ सीख ली कि भाई यूएस के ऊपर ना आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बनाना शुरू करा। और सिर्फ यही चीज़ नहीं, इन्होंने एक और गेम खेला कि जो अफ्रीका के देश है ना, यहाँ पे टैरिफ कम है, तो एक काम करते हैं कि सारे पार्ट हम बना लेते हैं, ठीक है, सारे पार्ट हम बनाएंगे और उसको मैन्युफैक्चर करवा देंगे, असेंबल करा देंगे, जो इंडिया में हम करते हैं ना, हाँ, असेंबल करा देंगे इनको अफ्रीका में और वहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि अफ्रीका में टैरिफ कम है, तो माल पानी सब बन चाइना में रहा है, असेंबल अफ्रीका में हो गया, तो क्या हो गया, मेड इन अफ्रीका हो गया। अब अफ्रीका में असेंबल हो गया तो भाई टैरिफ कम। तो ये जो रीरूट करा, इससे काफ़ी अमेजिंग तरीके से इनके एक्सपोर्ट बढ़ गए। जो यहाँ पर टैरिफ की दिक्कत थी उससे भी ये बचते हुए दिखे। सेकंड चीज़, जो इनके एक्सपोर्ट है इन्होंने डाइवर्सिफाई कर दी काफ़ी अमेजिंग तरीके से कि एक काम करो, आप नहीं ले रहे ना, अब जो यूएस है वो एक बड़ी मार्केट है, प्राइसिंग पावर ज़्यादा है, डॉलर है, तो वहाँ पे आप महंगी चीज़ें बेच सकते हो, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए इंडियन मार्केट भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते थे। लेकिन चाइना ने बोला अच्छा ठीक है, हमारे मार्जिन थोड़े से मरेंगे, एक काम करते हैं गरीब देशों को भी बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यूरोप को तो हम बेच ही रहे हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को भी बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन एक काम कर लेते हैं ना, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। मतलब जहाँ पहले 2 प्रोडक्ट हमें जितना मार्जिन दे रहा था उसमें 3 प्रोडक्ट में उतना मार्जिन मिलेगा, लेकिन मार्केट मिल जाएगी हमें एक नहीं। तो उन्होंने इस जगह पर भी डाइवर्सिफाई किया। अब जब इन्होंने ऐसे डाइवर्सिफाई किया तो पहली चीज चाइना भाई सेकंड मतलब सबसे पावरफुल देश। दूसरा जो चीज इन्होंने डाइवर्सिफाई करी वो थी मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे हम पूरी दुनिया जानती है कि भाई चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरर है ना, दुनिया के लिए चाइना बनाता है। तो जब हमने, याद होगा आपको, पहले हम बात करते थे कि चाइना के चीप प्रोडक्ट आते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो चीप प्रोडक्ट बनाओ और इन लोगों को बेच दो, क्योंकि पैसा तो है नहीं इनके पास, किसके पास, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पास। तो इससे क्या होता है, इनके एक्सपोर्ट भी चलते रहते हैं, इनके एक्सपोर्ट बढ़ भी जाते हैं, अमेरिका में भी ये माल बेच पा रहे हैं। उसके बाद जब अमेरिका अपने घुटनों पर आ गया कि यार हम ना हेडो हेड नहीं लड़ पा रहे चाइना से, क्योंकि चाइना ना अमेजिंग लेवल पर जा रहा है, हमारी जरूरत ही नहीं है चाइना को। ठीक है, अमेरिका की जरूरत है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है जितनी अमेरिका को चाइना की जरूरत है। तो अमेरिका बोलता अच्छा चलो एक काम करते हैं, ट्रेड डील लगाते हैं, इंडिया पे टैरिफ लगा देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इंडिया तो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो क्या होता है कि बढ़िया बढ़िया दोनों भाई भाई मित्र बन जाते हैं और जो इंडिया है उसको पड़ जाती है। लेकिन बढ़िया चीज़ क्या है कि चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए $1 ट्रिलियन। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम लड़ नहीं सकते, हम लड़ सकते हैं। चाइना ऑलरेडी लड़ चुका है। मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ प्रूव कर दी चाइना ने कि भाई अमेरिका तो सुपर पावर होगा, लेकिन अगर मेरे को अपने देश की परवाह है तो भाई मैं तो एक्सपोर्ट कर लूंगा दुनिया में कहीं पे भी। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी, अलग अलग जगह गए, अलग अलग लोगों से बात करी, अलग देशों से बात करी, एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, डाइवर्सिफाई कर लिया। अब उनकी इकोनॉमी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया का क्या हो रहा है, इंडिया के हाल दिखाते हैं। अब अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं वो 28% डाउन हो चुके हैं यूएस के अंदर। अब अगर आप देखोगे चाइना ने इसको कैसे डील किया, चाइना ने रीरूट कर दिया, मतलब अफ्रीका बेचा, अफ्रीका से अमेरिका बेचा। दुनिया जानती है ये कि भाई चाइना का माल है जो अफ्रीका के थ्रू जा रहा है, ना अमेरिका कुछ कर सकता ना कुछ। इवन हम भी अगर ये कर देते हैं, रीरूट कर दें अपना चीज़ कि भाई अफ्रीका बेच रहे हैं अफ्रीका से यहाँ, और हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से, जितने पेस से, जितना पिवट लेवल, मतलब एकदम से चेंज करनी अपनी स्ट्रेटजी, जितनी तेज़ी से चाइना ने करा उतनी तेज़ी से हम नहीं कर पा रहे। इसलिए जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो नीचे जा रहे हैं, चाहे वो दुनिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, और वहीं पर जो चाइना के एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो एज एन इंडियन हम नफरत कितनी भी कर लें, हमें पसंद कोई देश कितना भी ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई देश बहुत अच्छा कर रहा है और अगर हम उससे सीख रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। जो चाइना है और इंडिया है दोनों सेम टाइम के आसपास आज़ाद हुए, इकोनॉमी सेम थी। इंडिया के पास आज भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्या है जिसको कहते हैं पोटेंशियल, जो वर्कफोर्स पोटेंशियल होता है। चाइना की जो जनता है वो बूढ़ी हो रही है ना, इतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। इंडिया में तो भाई बच्चों की बात मत करो, जितनी मर्जी उतने करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। सो सीन क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल है, पर हम उस पोटेंशियल का सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारी सरकार नए एयरपोर्ट बना दे, हमारी रोडों को थोड़ा सा सही कर दे, थोड़ा सा प्रदूषण हवा जो है वो कम कर दे, हमारे जो ट्रेड मतलब रिलेशंस हैं नेशंस के साथ, अलग अलग नेशंस के साथ, जैसे पहले नेपाल और बंगाल के साथ अच्छे होते थे, रिसेंटली नेपाल और बंगाल के साथ भी बुरे हो गए हैं। वहाँ पे तो सरकारें ही बदल गई हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे नेपाल, बंगाल,
क्या कहते हैं, मालदीव्स, इनके साथ रिलेशन अच्छे होते थे, अब इनके साथ भी रिलेशन खराब हो गए। हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे, अफगानिस्तान जो हमसे इतना कुछ खरीद ही नहीं सकता, तो हमारे रिलेशंस भी अच्छे हो जाए। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अगर वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए तो भाई हम चाइना के जैसे खड़े होकर के लड़ेंगे अमेरिका से। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें क्यों दिक्कत आ रही है इस समय पे कि हमारा यार रुपया भी गिर रहा है, कोई खरीद नहीं रहा हमारा रुपया, सारे इंडिया से पैसा निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं, तो सरकार के पास वैसे भी कम पैसा आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास जॉब ही नहीं आ रही, लोग एआईआई के चक्कर में लोगों के पास जो जॉब है वो जॉब भी जा रही है, नए नए पोर्ट्स नहीं बन रहे, तो इससे क्या दिक्कत आ रही है, हमारे एक्सपोर्ट भी गिर रहे हैं। जो खाली लोग बैठे हैं हमारे देश के अंदर वो भाई उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आपने सुना होगा सिविक सेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं रह गई है लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई खाली आदमी क्या करे, है ना। हमारे रूल एंड रेगुलेशन थोड़े अच्छे हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत पैसा आए हमारे सरकार की साइड से, हमारे प्राइवेट प्लेयर की साइड से, जो कि इस समय पे नहीं हो रहा, जिस वजह से हमारे एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। अगर हमें हमारे देश को ऊपर लेकर के जाना है तो ये सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, हमारी सरकार को और मेहनत करनी पड़ेगी। और यार मुझे पता है हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, मतलब 2014 से पहले हम बहुत बुरी हाल में थे, लास्ट 10 साल में हम काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बची हुई है अगर हमें चाइना से कॉम्पीट करना है। हम 8% का डेटा देते हैं, दुनिया कहती है भाई 8% का डेटा तो रॉन्ग है, तो ये चीज़ भी हमारे लिए सही नहीं है। सो अगर हमें अमेरिका से जीतना है, चाइना से जीतना है, तो अभी काफ़ी लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। एज अ इंडियन हमारे हाथ में क्या है, एज एन इंडियन हमारे हाथ में है कि भाई ऑफिस जाओ, 12-12 घंटे काम करो, 14-14 घंटे काम करो और बैठो। मतलब लोग कह रहे हैं यार किसी ने बोल दिया कि यार वीकेंड पे काम नहीं करना, वीकेंड पे काम करना, हमारे यहाँ पागल हो गए। अरे भाई वीकेंड पे काम नहीं, 7 के 7 दिन काम करो, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा तब आप आगे बढ़ो ना बढ़ो ये अलग बात है, लेकिन देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। चाइना के अंदर क्या हुआ, देश आगे बढ़ा, लोगों के परचेजिंग पावर बढ़ी। जैसे कहते हैं चाइना के लोगों को ना, मतलब लोग उनके हाथ पर जोड़ते हैं, भाई हमारी दुकान में आ जाओ, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च करते हैं वो लोग। जैसे अमेरिका के आगे लोग कहते हैं कि भाई हमारा सामान खरीद लो, आपके पास काफ़ी पैसा है, ऐसे लोग चाइना के लिए कहते हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये मैंने सुना है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो अगर हम ये काम कर पाए तो भाई मज़ा आ जाएगा। हमारे पैसे बढ़े ना बढ़े, हम गरीब रहेंगे वो अलग चीज़ है, हमें एक फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश आगे बढ़ेगा तो शायद हम भी आगे बढ़ जाएं। अमीर लोग तो आगे बढ़ेंगे, ये तो गारंटी है, अमीर लोग आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़े ना बढ़े वो देखने वाली बात है, बट काम हमें 7 दिन करने चाहिए अगर हमें चाइना को कंपटीशन देना है। और हमें थोड़ी सी ज़िंदगी की वैल्यू चाहिए। जैसे हवा साफ करवा दो आप प्लीज़, रोड सही करा दो, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, करप्शन थोड़ा सा कम करा दो, इससे हम भी मतलब खुश हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है अगले 20 साल में वो काफ़ी अमेजिंग दिख रही है। तो हमें ज़रूर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाजार जब गिर रहा है तब इन्वेस्ट नहीं किया तो इन्वेस्ट करा कहाँ हमने। वीडियो पसंद आई, न्यूज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।